हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अभी देखेंगे जो अपना ये यूपीएससी 2023 का जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स जो हुआ 2023 का, उसके अंदर यूपीएससी क्या क्या पूछा। अभी तक में 2023 का जो प्रीलिम्स है उसको सबसे ज्यादा टफ माना गया है। टफ किस लिए माना गया है? क्योंकि इसमें थोड़ा ऑप्शन के साथ यूपीएससी खेल गया। ऑप्शन तो थोड़ा ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, इस तरह से ऑप्शंस थे। और उसके बाद क्वेश्चन तो उतना टफ नहीं थे, और टफ कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो ऑप्शन के साथ खेला जिसके कारण बच्चे ज़्यादा परेशान हो गए, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का हुआ उसके अंदर ऐसा क्या था कि इतना ज़्यादा परेशानी हुआ। अभी एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और फटाफट से उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। झेलम रिवर पासेस थ्रू उलर लेक। यहाँ पूछ रहा है कि झेलम रिवर उलर लेक से पास करता है। दूसरा पूछ रहा है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलरी लेक एंड मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कुनवर लेक। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ हो जाता है, डायरेक्टली हमें पता वगैरह नहीं होता है। इसमें कोई एलिमिनेशन वगैरह टेक्निक भी काम नहीं करता है। तो लगभग इस तरह से जो आगे से सेट ए का 15 क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं लगने वाला था। तो इस तरह से हम लोग को कितना, इस बार का कट ऑफ गया 75 मार्क्स। तो हम लोग को तो कोई 200 लाना नहीं है, 75 मार्क्स ही लाना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि स्किप करना सीखना होगा। किस तरह से हम कितना जल्दी क्वेश्चन को स्किप करते हैं। हम लोग का भी एक आईडी आदत हो गया है कि अगर 200 क्वेश्चन है तो हम लोग 200, 100 क्वेश्चन है तो हम 100 के 100 करेंगे। अगर इसमें हम 2 मिनट टाइम दे दिए तो हम क्यों इसको छोड़े, या फिर इस ऐसा लगता है कि 1 मिनट का टाइम दे दिए तो इसको करके ही जाएंगे, इसके बाद ही दूसरे पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। अपना जो ये माइंडसेट है पहले तो कि जो अपना माइंडसेट है कि इस क्वेश्चन को करना ही है, वो उसको छोड़ के, उस माइंडसेट से हट के हमें क्या करना होगा, स्किप वाले माइंडसेट पे आना होगा कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम स्किप करेंगे। तो अगर हम ज्यादा स्किप वाला माइंडसेट पे आएंगे और फटाफट एक बार पेपर को पूरा देखेंगे तो उसमें से जरूर हमसे 40 क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर 50 क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे ही 50 क्वेश्चन बनेगा अपना 100 मार्क्स आ गया। तो अगर इसमें से 5-6 निगेटिव भी जाते हैं, 10 निगेटिव जाते हैं, तो 10 भी निगेटिव जाएंगे तो उसके 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स निगेटिव में चले जाते हैं, उसके बाद भी अपना 92 93 वगैरह बन रहा होता है। तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लगभग ये ध्यान में रख के चलना है कि अपने को 50 क्वेश्चन करने हैं, जो कि फुल 90% एक्यूरेसी के साथ, कितना 90% एक्यूरेसी के साथ हमें क्या करना है, लगभग 50 क्वेश्चन करना है बस। तो जैसे ये क्वेश्चन है ये झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है हमें नहीं आ रहा होगा अगर उस समय एग्जाम में। लेट सपोज कि हमें नहीं आ रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करेंगे। हालांकि अभी हम लोग को आ रहा है क्योंकि एग्जाम वगैरह तो हो चुका है। एग्जाम के दिन नहीं आता है, बाद में तो सबको आ ही जाता है। तो एग्जाम हो चुका है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो लॉजिक इसमें हम ये लगा सकते थे उस समय एट द पॉइंट की डायरेक्टली फीड्स लिख रहा है तो ये एक्सट्रीम होगा, तो इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह का बी आंसर आ रहा था, लेकिन अभी जो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की आया उसमें ये बोलता है कि ए। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, दैट इज द करेक्ट, यूपीएससी के द्वारा उसी को करेक्ट किया गया है। दूसरा पूछ रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन था, कामराजार पोर्ट, मुद्रा पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये पूछ रहा है पोर्ट, और इधर लिखता है कि वेल नोन फॉर। ये पोर्ट जो है वो किसके लिए जाना जाता है, क्यों इसको हम जानते हैं, वेल नोन किसके लिए है। तो कामराजर पोर्ट was the first major port of India registered as a company। तो ये सही बात है, जो कामराजर पोर्ट है, कामराजर पोर्ट है, मतलब ये हो सकता है उस समय जब एग्जाम हो उस समय हमें नहीं पता हो, लेकिन अभी जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो आके इधर इंटरनेट वगैरह चेक करने या फिर यूपीएससी के आंसर की वगैरह देखने के बाद अपने को क्या लगता है कि ये जो है कामराजर पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो ये सही है। दूसरा क्या है, मुद्रा पोर्ट। मुद्रा पोर्ट क्या है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया, ये भी सही है। और ये जो तीसरा बोल रहा है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है कि ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका नाम। तो
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये तीसरा जो है ये गलत था, तो इस तरह से ओनली 2 पेयर अपना करेक्ट बनता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्री, जैकफ्रूट, महुआ एंड टीक। जैकफ्रूट, महुआ एंड टीक, तो इसमें से पूछा है कि डेसिडियस ट्री कौन है। तो ये जो है जैकफ्रूट ये एवरग्रीन ट्री है, महुआ और टीक जो है ये दोनों ये एवरग्रीन है, ये महुआ और टीक दोनों क्या है कि डेसिडियस ट्री है, तो ओनली 2 इसका भी आंसर बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। तो इसमें क्या है कि इसमें भी यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है और जो इंस्टीट्यूट सबका ऑफिस आंसर की है उसमें थोड़ा डिफर कर रहा है, और इसमें अगर हम लोग लॉजिक भी लगाए, क्या पूछ रहा है, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, मतलब कि इंडिया के पास ज्यादा एरेबल एरिया है देन चाइना। ये तो सही भी है, क्योंकि अगर हम चाइना का थोड़ा सा फिजिकल मैप भी अगर देखें तो उसमें क्या लगता है, इधर से इधर माउंटेनस एरिया है जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होता है, कुछ एरिया है जहाँ पे खेती वगैरह होता है, तो ये तो अपना स्टेटमेंट सही जा रहा है। तो ये कहता है प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, तो ये भी सही सही लग रहा है। लेकिन ये तीसरा क्या है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ हेक्टेयर ऑफ इंडिया, मतलब पर हेक्टेयर इंडिया में जितना प्रोडक्टिविटी है और इंडिया में जो चाइना में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा नहीं है, चाइना के पास ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, ये गलत बात है, हायर नहीं है, अपना अपना थोड़ा लोअर है, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत हो रहा था। तो अभी इंस्टीट्यूट वाले लोग या फिर पहले जो लॉजिक वगैरह लगा के हम लोग क्या लेके आ सकते थे, ओनली 2, लेकिन अभी यूपीएससी ओनली 1 ऑफिशियल आंसर की में जारी किया है, तो इसका ओनली 1 ही हम लोग मानेंगे। आगे देखते हैं, which of the following is the best example of repeated fall in sea level giving rise to present day extensive marshland। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल पूछ रहा है कि ये जो बेस्ट एग्जाम्पल इसमें से क्या है, रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, सी लेवल में जो फॉल हो रहा है उसके कारण मार्शल लैंड जो बन रहा है वो क्या है, तो वो ये रन ऑफ कच्छ है। ये मतलब कि इसमें कुछ ना लॉजिक लगा सकते हैं ना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये सिंपली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts, मतलब कि थोड़ा जल्दी नहीं मिलता है, एविडेंटली अवेलेबल होता है कोस्टल ट्रैक्स ऑफ इंडिया में, इंडिया के कोस्टल ट्रैक्स में ही मिलता है। रिच सोर्स ऑफ, ये किस चीज के लिए रिच सोर्स है, तो यहाँ बात क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन ये कोस्टल के अलावा झारखंड वगैरह में भी मिल जाता है या फिर अपने मेनलैंड में भी मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे कोस्टल है तो कोस्टल के हिसाब से अगर थोड़ा सा हम लोग ये लगाए, आइडिया लगाए, तो ये जो टिटेनियम है इसको हम लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो टिटेनियम है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि बस यहाँ पे नॉलेज ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा ये भी लगाए, क्या है, अपना दिमाग लगाया और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए तो उसके हिसाब से लॉजिकल गेस करे तो ये टिटेनियम आंसर बन सकता था। तो अभी तक में हम लोग क्या देखते हैं, ये पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ था, दूसरा तो टफ ही था, तीसरा क्या था, तीसरा ये हो सकता था थोड़ा जो पढ़ा लिखा है वगैरह, चौथा में जो लॉजिकल गेस लगा रहे हैं वो फेल हो जा रहा है, पांचवा क्या है वो फैक्चुअल ही है, और छठा क्या है ये फैक्चुअल है लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग अपना लॉजिकल गेस वगैरह लगा सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी, जो अपना बैटरी बन रहा है तो बैटरीज को बनाने में क्या लगता है, कोबाल्ट लगता है, कोबाल्ट लगता है। तो कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट का रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, अर्जेंटीना, बोस्टवाना और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। तो कौन सा देश है जो इसको फुलफिल करता है, तो हम लोग यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इज कॉन्गो, लेकिन उस समय हो सकता है बहुत लोग को पता हो नहीं पता हो, तो ये करंट अफेयर से मान सकते हैं, उस समय कोई करंट अफेयर वगैरह रहा हो तो उससे यूपीएससी मोटिवेट होकर इस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा। आगे हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन जो है उसका पार्ट कौन सा है, तो कॉन्गो बेसिन का कौन सा पार्ट है, कैमरून, ये जो कैमरून है वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछता है, अगला ये क्वेश्चन है कि अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड साइदरी रेंज। तो अगर
ये देखे तो ये क्वेश्चन हमें भी नहीं आ रहा था उस समय, या फिर आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसके लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, स्किप करेंगे। बिना काम के रिस्क लेने से कोई फायदा है नहीं, तो स्किप करेंगे। और पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि करेक्ट क्या है, कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट हमें पता नहीं है अमरकंटक हिल्स कहाँ पे है ये, तो क्योंकि हमारा फिजिकल उतना अच्छा नहीं रहा होगा, या फिर बहुत सारे इंसान का नहीं रहा होगा, तो पता नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। हालांकि इसका आंसर इसमें जितना भी ये है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड साइदरी रेंज, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला क्या है, बिली बिली गिरिनर हिल्स कॉन्स्टिट्यूट, तो इसका आंसर अभी ऑफिशियल आंसर की में नन आया है, तो नन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं विथ रेफरेंस टू इंडिया, मतलब कि जो हमें आ रहा है, जहां हम सीधा सिंपल अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि अपना जो एरिया स्कोरेबल है, जहां पे हम अच्छा कर सकते हैं, हमें पता है कि हम इकोनॉमी में अच्छा कर सकते हैं, हम हिस्ट्री में अच्छा नहीं कर सकते, हमें पता है पॉलिटी में अच्छा कर सकते हैं, तो वी विल गो विथ दैट एरिया। अपने को उसमें नहीं जाके फंसना है कि हाँ ये तो हम करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे, तो उसमें नहीं फंसना। बाकी हम लोग इस जो ये जो सीरीज है उसके अंदर हम लोग जो पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल गेस वगैरह डेवलप करने का कोशिश करेंगे। आगे क्या लिखता है, विथ रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, इंडिया का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उससे एक से क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या होता है, अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है वो क्या करता है, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्रोजेक्ट है वो अपना चार जो मेजर सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, चाइना का रही है, चेन्नई और कोलकाता, इसको कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत। आगे क्या बोल रहा है, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स, ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो किसको कनेक्ट करता है, वो इसमें क्या क्या है कि ये कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मोई शॉट इन थाईलैंड, ये जो थाईलैंड को कनेक्ट करता है वाया म्यांमार, ये नहीं जाता है, तो ये भी गलत है। ये लगभग सही था लेकिन बस ये म्यांमार के कारण गलत हो गया। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमेंग इन चाइना, मतलब कि वाराणसी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है, तो ये उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं जाता है, तो ये गलत है। तो इस तरह से अपना क्या है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार को ये कनेक्ट करता है, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश है वो गलत डाला है, वाराणसी जो है उसके अंदर वो नहीं आता है, तो ये है। अगर हम देखें तो क्या है, बांग्लादेश इधर है, चाइना भी इधर ही है, म्यांमार इधर ही है, तो इंडिया को कनेक्ट करेगा तो उत्तर प्रदेश क्यों ही आएगा, इधर ही तो इंडिया को कनेक्ट कर देगा, तो ये भी गलत है, तो नन इज द करेक्ट आंसर, डी। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपना क्या है कि ये अपने टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन क्या था, 10 तो अभी तक का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, 10 में से हमें से हो सकता है तो लगभग दो ही हम लोग दो क्वेश्चन कर पाएंगे, 2 का 4 यहाँ बन जाएगा अगर हम लोग गलती ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर हम एक जो अपना एजेंडा है स्किप एजेंडा, तो स्किप द क्वेश्चन का जो फंडा है उसको अगर हम लेके चले तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा अभी तक में स्कोर 4 का लेके 4 या 6 तक लेके आ सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन अभी तक का जितना था वो सब अभी क्या है, कोई फैक्चुअल है या फिर कुछ तो अजीब सा उठ पटांग सा 2023 टाइप में इसको कह सकते हैं, 2023 टाइप क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। आगे अपने से कोई क्या पूछता है, ये इस तरह का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये इसमें क्या पूछता है, इंडिया डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मतलब इंडिया क्या है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूरेनियम, अपने पास यूरेनियम तो है लेकिन हम लोग क्या है कोल पे डिपेंडेंट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं वो कोल से करते हैं। आगे अपने से क्या पूछता है, दूसरा स्टेटमेंट, यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, तो जैसे ही इस तरह का नंबर देखेंगे 60%, कहीं पे 3 दिख जाए, कहीं पे 2 दिख जाए, कहीं पे 1 दिख जाए, या फिर कहीं पे 89% दिख जाए, 73% दिख जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट जैसे ही वो दिखे उसको ऐसे गोल सर्कल करना है, ठीक है।
फर्स्ट स्टेप कि हमें उसको गोल सर्कल करना है, ठीक। दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए 60% इनवेस्ट यूरेनियम का जरूरत होता है। तो हो सकता है भाई 60% नहीं, 67% हो, 68% हो, 69% हो, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि 60% ही हो। तो इस तरह का जो 60 वाला जो ये डिजिट है, वो डिजिट वाला जो डालने का कोशिश करता है, वो एग्जामिनर के लिए काफी इजी हो जाता है। इजी इसलिए हो जाता है कि वो आसानी से उसका ये कर सकता है, उसको आसानी से हेर फेर करके और गलती करवा सकता है। तो यूपीएससी का अगर एग्जामिनर का माइंडसेट समझने का कोशिश करे तो ये उसके लिए गलत डालना है, डाटा को 55 को 60 करना, 60 को 65 करना उसके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इस पे भरोसा कर लेते हैं और ये गलत हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यू का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो भी डाटा यूपीएससी के द्वारा डाला जा रहा है या फिर उधर से जो भी डाला जा रहा है डिजिट वगैरह, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो गलत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको गलत कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। क्या बोल रहा है कि कुछ भी होगा, मार्सुपियल्स क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो नॉट जो है इसको भी हम लोग सर्कल करेंगे, लेकिन बस उस पर सोचेंगे बाद में। मार्सुपियल कैन ओनली इन मोनोटोन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स। मतलब क्या बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना भाई साहब, इतना भी थोड़ी ना होता है। क्या बोल रहा है, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मोनोटोन ग्रासलैंड। मार्सुपियल्स क्या है कि वो उधर मोनोटोन ग्रासलैंड में भी ही होगा, लेकिन क्या है उसका नो प्रीडेटर्स, मतलब कोई प्रीडेटर्स भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करना था। तो ये क्या है कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली, इतना तो चलता है कि ठीक है, मान लिए कि नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट 1-2 वाला ये रहेगा, अपना क्वेश्चन रहेगा, तो उसके अंदर अपने को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि हम लोग वहां पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा गलत है। और क्यों दूसरा गलत है, क्योंकि ये ज्यादा ही एक्सट्रीम है, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, इतना भी एक्सट्रीम नहीं चलता है। जनरल स्टेटमेंट जो यूपीएससी है, यूपीएससी के अंदर अपने को दो तरह का स्टेटमेंट देखने को मिलता है, एक तो जनरल देखने को मिलता है, एक एक्सट्रीम देखने को मिलता है। तो एक्सट्रीम मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वो इनकरेक्ट रहता है, और जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वो करेक्ट रहता है। तो वी विल गो विथ जनरल स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट के साथ हम लोग जाते हैं, तो ये सही है। और एक्सट्रीम ये होने, हमको मार्सुपियल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कहाँ रहता है, उसका प्रेडेटर है नहीं प्रेडेटर है उतना नहीं पता है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या पूछता है, इन इनवेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। मतलब क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो विलुप्त हो रहे हैं, उनको उनका क्या है, ख्याल रखने के लिए, उनका गिनती वगैरह करने के लिए क्या है कि दैट डेवलप अ ग्लोबल इनवेजिव स्पीसी डेटाबेस। उसका डाटाबेस तैयार करने के लिए कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, जो इनवेजिव स्पीसीज है या फिर जो विलुप्त हो रहे हैं प्राणी हैं, उनके डाटाबेस को तैयार करने के लिए कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ग्रुप, कुछ लोगों का संघ है, ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, उनके पीछे पड़ा हुआ है कि तुम विलुप्त क्यों हो रहे हो, कितना विलुप्त हो रहे हो, कब विलुप्त होने वाले हो, कब तक खत्म हो जाओगे। ये सब डाटाबेस तैयार कौन करता है, आईयूसीएन। हम लोग को अच्छे से पता है, जस्ट नॉर्मल जो हम लोग ये पढ़ते हैं अपना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके अंदर चिल्ला चिल्ला के टीचर पढ़ाता है आईयूसीएन डाटा, आईयूसीएन का रेड लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट। तो यहाँ से ये सब इतना इजी क्वेश्चन में हम लोग को फट से +2 मिल जाता है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है अपने पेपर के अंदर, हमें पहले वो टैकल करना है कि जहाँ से हमको आसानी से +2 मार्क्स मिल जाए। आगे क्या पूछता है, कंसीडर द फॉलोइंग फौना। ये जो क्वेश्चन है इसको सीधा सीधा देखते ही स्किप बोल देना है। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है
इस सब चीज में। जैसे इसमें क्या दिया, सांबर डियर, मालाबार सिवेट, लायन टेल मकाऊ, ये सब क्या है हमें पता ही नहीं है भैया, क्या है लायन टेल मकाऊ, मालाबार सिवेट, ये सांबर डियर। तो इतना तो हमको इंग्लिश पता ही नहीं है, हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, बहुत बहुत दिक्कत होता है ये सब ये समझने में कि कौन सा पक्षी है कौन सा प्राणी है, क्या फौना। ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, मतलब कि जब सूर्योदय सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य अस्त के बाद ये लोग इसमें से कौन सा एक्टिव होगा। तो पहले तो हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा एक्टिव होगा, पहले तो हमें पता ही नहीं कि ये है क्या, क्योंकि ये इंग्लिश में नाम है, हम कभी उतना पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं है। लेकिन फिर उसके बारे में उसके फीचर को बताना, पहले तो इसके बारे में पता करना होगा, तभी तो हम इसका फीचर बता पाएंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा अपने लिए टफ हो जाता है। तो जैसे ही टफ होगा इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो लेकिन अगर हम यूपीएससी ये, तो जब ये हुआ उस समय ये आंसर की वगैरह आया, कोचिंग इंस्टीट्यूट सबका, विजन, वाजीराम, अनअकैडमी वगैरह सबका, तो उसमें क्या बताया गया कि 2 बी, लेकिन इसका ओनली 1 आंसर है, दैट इज शायद मालावर सिवेट को ये जो है कि यूपीएससी लिया है आंसर के अंदर। तो इस तरह का जो भी आंसर है उसको हम लोग छोड़ देंगे। बाद में क्या अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी है, ये अपने को क्या कर देगा कि 2 नंबर देके जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स वेगल डांस, वेगल डांस कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, फॉर देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ देयर फूड, मतलब कि उसका जो फूड का सोर्स है, जो फूड का सोर्स है वहां तक जाने के लिए, और वहां पे कौन सा वेगल डांस परफॉर्म करता है। तो बटरफ्लाई नहीं करता है, वो सीधा सीधा जाता है उधर बैठ जाता है। ड्रैगन फ्लाइज वगैरह, वाफ्स वगैरह तो नहीं। तो इसमें ये हनी भी हमको क्या है कि बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट और बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट कह सकते हैं कि एक क्लोजेस्ट ऑप्शन अपने को ये लग रहा है हनी बी। तो हम लोग क्या करेंगे, हनी बी के साथ जाएंगे और यहाँ पे +2 यानी 2 मार्क्स उठा लेंगे। तो इस तरह से जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, सम ऑफ द मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इतना सारा टाइप है मशरूम का, मशरूम का मान लेते हैं कि 200 टाइप है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो की मान लेते हैं 200 टाइप है। तो सम ऑफ द मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कुछ कोई तो मशरूम होगा एक, या फिर कुछ तो मशरूम होगा जिसके पास क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगा। सम ऑफ द फाइटो एक्टिव प्रॉपर्टी, कुछ मशरूम के पास क्या है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टी है, और कुछ मशरूम के पास है इंसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, और कुछ मशरूम के पास है बायोलूमियल बायोलुमिनिसेंट प्रॉपर्टीज। ये क्या प्रॉपर्टीज है हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास होगा कोई, ठीक है, कोई तो एक मशरूम निकल जाए जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हो। अगर हम इस स्टेटमेंट को गलत करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो ये हो जाएगा, बैंड बच जाएगा, यानी कि हमारा तो माइनस में चला जाएगा। इसलिए हम लोग सम वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम वेरी जनरल स्टेटमेंट मानते हैं कि ये जनरल का भी जनरल है, जनरल से भी ज्यादा जनरल है, जनरल का बाप स्टेटमेंट है। तो इसको क्या करेंगे, डी ऑल, इसमें जहां भी देखेंगे सम ऑफ द मशरूम्स हैव, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होगा उसको ऑल करेक्ट करेंगे यानी 4। तो इस तरह से आसानी से हमें क्या होगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो ना भाई, क्या मतलब है, 50 तो लाना है, 100 नंबर तो लाना ही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्क्वायरल, इंडियन स्क्वायरल है उसके बारे में कुछ बोल रहा है। दे बिल्ड नेस्ट इन नेस्ट बाय मेकिंग बोरो इन द ग्राउंड। ये लोग क्या है, इंडियन स्क्वायरल जो है वो क्या करता है कि बोरो करता है, कि जमीन जो है उसके नीचे बोरो करके अपना घोंसला बनाता है। तो ये सही बात है, ये तो एकदम स्क्वायरल, अगर थोड़ा भी हम लोग जानते हैं इसके बारे में तो ये तो पता है, ये लोग जमीन के नीचे मुंह से कुछ तो खनते वगैरह रहता है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। अगर घोंसला बनाएगा तो भाई फूड कहाँ रखेगा, अगर तुम घर बनाते हो घर के अंदर अपना फूड रखोगे ना। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। अब ये 2 स्टेटमेंट फुल्ली करेक्ट है, हमें पता है कि ये 2 स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आता है तीसरा स्टेटमेंट का, कि तीसरा स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा। तो कुछ लोग ये
लॉजिक यहाँ पे लगा रहे थे कि जो स्क्वायरल है वो क्या है, ऑमनीवोरस है। ऑमनीवोरस क्यों है? क्योंकि वो इंसेक्ट भी खा लेता होगा, फिर उधर फ्रूट वगैरह भी खा लेता होगा, तो ऑमनीवोरस है। क्यों? क्योंकि वो अगर धरती के नीचे रह रहा है तो धरती के नीचे इंसेक्ट भी होगा, तो उस कीड़ा वगैरह को खाएगा, तो उस तरह से वो ऑमनीवोरस हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी इसको ड्रॉप कर दिया है, इसको वो कंसिडर नहीं किया है, तो लॉजिक उस समय वहां पे थोड़ा सा फेल होता दिखा है। बाकी हमारा जो दो ये स्टेटमेंट सही है उसके हिसाब से टू ये क्या है, यूपीएससी का आंसर की है, और ये जो ऑल थ्री था वो इंस्टीट्यूट सबका था, विजन वाजीराम वगैरह का। तो दिस इज द मिस्टेक। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे भी हम लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। 18वां क्वेश्चन क्या पूछता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से सम आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। देखिए पहला तो जनरल सम, सम के बाद दूसरा जनरल कैन, फिर सम, फिर कैन, फिर सम, फिर कैन। मतलब जनरल से भी ये सम जो है वो जनरल का बाप है, लेकिन बाप के साथ एक और बाप है, जनरल से भी जनरल हो रहा है। क्या बोल रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विथ टेम्परेचर एबव द बिलो पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब कि क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, उसके नीचे भी क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं। या फिर वहां पे हमसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं पूछ रहा है, जस्ट बता रहा है। वो खुद ऐसा लग रहा है कि भाई जानते हो, सम ऑफ कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ग्रो कर जाएगा। तो मतलब एक तरह से ये ऑप्शन हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जनरल भी है, बहुत ज्यादा जनरल है। और अगला क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म, ये भी एक तरह से कि कुछ तो है कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर भी ग्रो कर जाता है, कुछ तो है जो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाके क्या है कि वो ग्रो कर जाता है। तो कुछ तो होगा, कोई एक तो होगा जो ग्रो करता ही होगा। सम ऑफ द organism can microorganism can grow highly acidic environment below pH level 3। pH लेवल जहां पे 3 है उससे भी कम के लेवल पे जाके वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो 3 इज आल्सो करेक्ट। तो यहां से हम लोग ऑल 3 करके और आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान इजी होता है। तो अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल with a stick to scrap insects from the hole in the tree or long wood। मतलब कि क्या देखते हैं, ऐसा ट्री के ऊपर कोई एक ऐसा पक्षी आता है जो यहाँ पे बैठ के आराम से ठक 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 करके इसके अंदर से इंसेक्ट को निकालता है फिर खाता है। तो वो कौन सा है, तो ये ओरंगुटन होता है। तो ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा हिंदी मीडियम होने के कारण, लेकिन हमें भी नहीं पता था। फिर भी ठीक है, इसका मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, इसको स्किप में भी कर सकते हैं, या फिर जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता है उसको नहीं आता है। इसमें हम लोग कोई लॉजिकल गेस नहीं देंगे। अगर लॉजिकल गेस लेते हैं तो हम यहाँ 0 और 2 पे नहीं, डाउन हो गए -0.67 पे चले आएंगे। तो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एवं आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज। इसमें में से किस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, तो एरियोसोल में होता है, फोम एजेंट में होता है, फायर रिटार्डेंट में होता है। तुम पूछोगे तुम्हें कैसे पता है कि यहाँ यहाँ होता है, हमें ऐसे पता है कि ये सब जो है कि PYQ है। अगर तुम भी देखने का कोशिश करो, अगर तुम जाओ देखो 16 का 15 वगैरह का क्वेश्चन, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। इसमें बस एक लुब्रिकेंट ज्यादा डाला है, और शायद लुब्रिकेंट भी पहले पूछ ही चुका है। तो लुब्रिकेंट जो है इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज होता है, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें भी हम +2 आसानी से ले सकते हैं। आगे क्या पूछता है, अब आता है अपना स्कोरेबल एरिया, जहां पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जहां पे हम अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये एरिया क्या है, इसमें क्या पूछता है अपने से, इसमें ये पूछ रहा है, ये है इकोनॉमी। इसमें क्या पूछ रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है,
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें क्या है कि डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मतलब कि इससे जो इनकम आएगा, ठीक है, इनकम आया, इनकम आने के बाद क्या हुआ कि जो जितने भी लोग थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1 2 3 जितने भी लोग थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये लोग क्या, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में ट्रस्ट के हिसाब से वो कहीं इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्ट करने के बाद उससे इनकम आया, इनकम जो आया वो लोगों के बीच में बटा गया। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, distributed to their investor is exempted from tax and but the dividend is taxable। dividend जो है वो टैक्सेबल है, इसको exempt कर रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं बताओ, कौन सा समाज का कल्याण कर रहे हैं कि ये जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पे सरकार टैक्स न ले, इसका तो कोई कारण नहीं है। तो ये जो exempted है दैट इज रॉन्ग। मतलब ये इस स्टेटमेंट को खत्म कर देता है कि ये स्टेटमेंट गलत है कि उन पे जो इनकम, पहले तो वो लोग ट्रस्ट इनकम जनरेट कर रही है तो वो जो इनकम है उस पे लगेगा ना ये जो टैक्स वगैरह है वो, फिर उसके बाद डिविडेंड जो ये तीनों के पास गया इस पे लगेगा। तो इस तरह से ये जो एग्जेम्प्टेड, दिस इज अ एक्सट्रीम वर्ड नहीं बोल सकते हैं, सिंपल ये जो पूरा जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरा क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो जब हम इसको एक स्टेटमेंट को गलत कर लेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसका आंसर डी बनेगा। तो यहाँ पे हल्का सा नॉलेज, इसमें क्या है, थोड़ा सा नॉलेज है प्लस क्या है, थोड़ा सा लॉजिक है। तो ये नॉलेज प्लस लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। आगे क्या है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। क्या किया है, क्या बोल रहा है कि बोल ये रहा है कि रिसेंट पास्ट, अभी कुछ दिन पहले क्या देखा गया है कि रिसेंट पास्ट में जब पोस्ट पैंडेमिक, अपने यहाँ कोविड आया था, कोविड के बाद जो पैंडेमिक खत्म हुआ उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि जो बैंक्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड जितने सारे बैंक्स है वो क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर रहे हैं। क्या, वर्ल्ड वाइड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड के पास का छोड़ो, हम लोग आरबीआई का एग्जांपल लेते हैं। आरबीआई क्या किया, कोविड के समय क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया, मनी सप्लाई क्या हुआ, कम गया, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, रुक गया, थम्स आ गया, थोड़ा सा रुक गया, तो फिर इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए आरबीआई क्या की कि एक मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। मनी सप्लाई क्या हुआ, अचानक से घट गया कोविड के कारण, तो मनी सप्लाई बढ़ा दिया। मनी सप्लाई बढ़ाने के कारण क्या, इन्फ्लेशन वगैरह का इशू फिर बनने लगा। तो उसके लिए क्या करता है कि ये वर्ल्ड वाइड बैंक है कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन हुआ, कोविड वगैरह खत्म हुआ, तो ये क्या किया, मनी सप्लाई को कम करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। मतलब कि अब अगर आप लोन लेना चाहते हैं 50 करोड़, तो आपको 50% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है आप नहीं लेंगे, तो थोड़ा मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। ठीक है, द सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाँ, जब भी वर्ल्ड बैंक को लगेगा कि हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, घटाना है, तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेटमेंट 2, सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर अटैक द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। मतलब कि ये जो सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई क्या करे, एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी, मतलब उनके पास एक एबिलिटी है, किस चीज का, काउंटर अटैक राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। मतलब कंज्यूमर प्राइस जो बढ़ रहा है
उसको घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उनके पास क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी नामक टूल है, और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके वो क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी तक में हमें क्या पता चल गया कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, मतलब ये जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये दोनों हट जाएंगे। बचे अपने दो ऑप्शन, दो ऑप्शन यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड दूसरा है एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पहला कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये एंड करेक्ट ठीक है, लेकिन 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। अब हम लोग फंस कहाँ रहे हैं, हम लोग यहाँ फंस रहे हैं कि अब हम लोग को बताना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन है किसका। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसके लिए हमारा एक सिंपल फंडा है, हम क्या करते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में जस्ट एक बिकॉज डालते हैं कि ये स्टेटमेंट इसके बीच में यहाँ पे हम कहीं पे बिकॉज लगाएंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी ऑफ द सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक बिकॉज सेंट्रल बैंक जनरली assume that they have ability to counter attack the rising consumer price via monetary policy means। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, टोटली एक फ्लो में जा रहा है, एंड दे आर गोइंग विथ सेम प्लेन, और ये कह सकते हैं सेम फ्लो। तो उस तरह से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, या फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर जो भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा भी गलत नहीं करेगा, लेकिन जस्ट ये थोड़ा ट्रिक वगैरह समझाने का हम कोशिश करें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी नहीं होगा अपना, क्योंकि यहाँ के क्या करेक्ट नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। अरे भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, क्योंकि दिस इज द फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसी के कारण ये एक्टिविटी हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, तो वो दिस इज द फंक्शन ऑफ द बैंक जिसके कारण वो एक्शन ले रहा है। तो दिस इज द ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना 23 नंबर। 23 में क्या पूछता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मतलब कि क्लाइमेट चेंज से फाइट के लिए क्या है कि जो कार्बन मार्केट है वो अपना एक वाइड स्प्रेड टूल बन सकता है। तो बिल्कुल सही है का, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का मतलब का मसला क्यों बन रहा है, क्लाइमेट चेंज का मसला इसलिए बन रहा है कि अपना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण हम लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है। तो कार्बन मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल। तो ये हो सकता है, हम अगर कार्बन मार्केट पे थोड़ा कंट्रोल करें, कार्बन इमिशन पे थोड़ा कंट्रोल करें तो वो हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। कार्बन मार्केट क्या है कि रिसोर्स को ट्रांसफर करता है प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को, यानी स्टेट को। तो ये सही है कि इधर का कार्बन इधर जाएगा, इधर का कार्बन इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बना कुछ ये वगैरह टूल वगैरह होगा जो इधर जाएगा इधर, तो कार्बन मार्केट इधर से उधर रिसोर्स को ट्रांसफर करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि जब दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब भैया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचा ये दोनों में अपना करेक्ट आंसर कौन है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज डालेंगे तो क्या पता चलेगा, लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्बन मार्केट और क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन मार्केट और उसका रिसोर्स ट्रांसफर के बारे में बता रहा है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट इज यहाँ पे हम लोग बी को करेक्ट मानेंगे, एंड द बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 24 नंबर क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ पे आसानी से हम लोग 2 मार्क्स लेके आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन कब होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। मनी सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया मार्केट में। कैसे बढ़ गया, किसी कारण से बढ़ गया, गवर्नमेंट स्कीम के कारण, या फिर चीप लोन वगैरह हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गया, जिसके कारण क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन का मामला बनने लगा, महंगाई वगैरह बढ़ गया। तो क्योंकि जब
ज्यादा मनी पैसा रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज के लिए ज्यादा भी पे कर दो तो मनी सप्लाई थोड़ा बढ़ गया, तो मनी मनी सप्लाई को कम करने के लिए आ, के जो मनी सप्लाई है उसको कम करना होगा। यहाँ पे मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए जो ये लेती है आरबीआई, जो एक्शन लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं, कि स्टरलाइज करेगी मार्केट को। तो स्टरलाइजेशन में ये क्या कहते हैं, अपना जो आरबीआई है वो क्या करता है, ओवरसाइट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम ये नहीं करता है, डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये भी नहीं करता है, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये भी नहीं है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है ये आरबीआई, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, जो ये मनी सप्लाई है उसको रिड्यूस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए क्या करता है, एक्शन लेता है। एक्शन किस रूप में लेगा, कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह को सेल करेगा और या फिर उसको बाई करेगा। तो दिस इज द एक्शन कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो 2 नंबर जिसका नहीं आ रहा है वो यूपीएससी के लिए बना ही नहीं है, उसको तो शायद रिजाइन कर देना चाहिए 10 साल 5 साल का तैयारी से। आगे हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड। इसमें पूछ रहा है कैपिटल मार्केट कौन है, सिंपल पूछ रहा है कि कैपिटल मार्केट कौन है। कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट का, मार्केट के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट कहाँ से, ये बैंकिंग का मामला है। ट्रेजरी बिल मार्केट बैंकिंग का मामला है। ये सब क्या होता है, 70 शेयर मार्केट मतलब 1 ईयर से ऊपर का बोरोइंग, ठीक है, जो मतलब कि एबव 1 ईयर से ज्यादा के लिए जब पैसा चाहिए तो उधर शेयर मार्केट। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी बिल्स, कॉल मनी, तो ये दोनों नहीं होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और जो स्टॉक मार्केट है ये सब क्या है, कि ये कैपिटल मार्केट है, जहाँ पे हम मनी जो है, जो यहाँ पे हम कैपिटल 1 साल से ज्यादा के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, व्हाट बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से भी हम लोग को 2 मार्क्स आ सकता है, इजी क्वेश्चन। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 25 हो गया, अपना 26 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्मॉल फार्मर और लार्ज फील्ड, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, कुछ छोटे किसान है जिसको ज्यादा बड़ा जमीन चाहिए। तो रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम कंट्रीज ड्यू टू वॉर। वॉर कहाँ से आ रहा है इसमें, भैया हटाओ इसको। आगे क्या पूछ रहा है, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इस पे इसको होल्ड करेंगे। आगे देखें, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉर्पोरेट बॉडी। इसमें तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कॉर्पोरेट बॉडी तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर इसमें कॉर्पोरेट का बात ही नहीं है, हटा देंगे। कंपनी एक्सटेंड्स लोन टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स। कंपनी कहाँ से एक्सटेंड कर रही है, ये तो ऐसे ही बाहर का बात है। तो सिंपल यहाँ पे मेनी मार्जिनल फार्मर कम देम सेल्फ एंड उन लोग साथ मिलकर क्या करेंगे, कि एक छोटा सा लैंड को साथ में लेके बड़ा लैंड बनाएंगे सब लोग मिला के, और वहां पे क्या करेंगे, एक खेती करेंगे वगैरह। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे ये पूछ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर निगर सीड्स। निगर सीड्स, ठीक है, निगर सीड्स इज कल्टिवेटेड ऑन खरीफ क्रॉप। सम ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया निगर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट, एमएसपी देती होगी निगर सीड्स के लिए। निगर इज कल्टिवेटेड इन खरीफ। यहाँ पे ये हमारा एक क्या बनता है, दुश्मन बनता है। ये लगता है कि खरीफ में होगा, रबी में होगा, पता है नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। आगे क्या है, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट फैक्ट दिया गया था, और ऑल थ्री ये भी तो क्या है, ट्राइबल पीपल्स इन इंडिया यूज निगर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग। तो हो सकता है कोई तो कुकिंग के लिए यूज करता होगा। सम दिया हुआ है, सम माने बहुत सारे, तो कुछ तो 1-2 होगा जो करता ही होगा। तो सही बात यहाँ पे अपना बी ऑप्शन फंसता है। तो बी ऑप्शन फंस रहा है, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या तो गलत कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने सी टीपा था वो सही था, जिन लोगों ने बी टीपा वो गलत टीपा। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है 28 नंबर।
विच कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एसेट, मतलब कुछ एसेट है और इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट इसमें से किसको माना गया है। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, टेंजिबल मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल मतलब हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी जो गोदाम के अंदर डाला हुआ है उसको तो हम लोग टच कर सकते हैं, तो इन्वेंटरी नहीं होगा। ये ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड जैसे बोट एक ब्रांड है, बोट इज अ ब्रांड, तो उसका जो ब्रांड का पहचान है, रिकॉग्निशन है, वो क्या है, वो उसके लिए एक एसेट है, एसेट है, लेकिन वो कोई फिजिकल एसेट नहीं है, कहीं पे रखा हुआ नहीं है, उसको कुछ छू नहीं सकता है। जस्ट वो अगर इस ब्रांड को बेचता है तो वो 50,000 करोड़ में बिकेगा। तो दिस इज है इनटेंजिबल एसेट, तो ये सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब बोट जो है वो क्या बनाते हैं, ईयरफोन, वॉच और स्पीकर। तो वॉच, स्पीकर और ईयरफोन बनाने के लिए कुछ तो उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, जो कि उसका अपना होगा, वो खुद का उपज करके खुद का अपना से बना रहा होगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज आल्सो अ इंटेंजिबल एसेट, वो एक एसेट है लेकिन वो इंटेंजिबल रूप में है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये जाके ऑप्शन क्या है कि थोड़ा सा परेशान करता है कि ये इंटेंजिबल है या टेंजिबल है। तो मेलिंग लिस्ट क्या हो सकता है कि फिजिकल इधर कॉपी वगैरह में रखा हो, प्रिंट करके 500 पेज में रखा हो और 500 पेज को 50 रुपए किलो के भाव से बेच दे, 5 रुपए किलो के भाव से 50 रुपए में बेच दे, तो ये कोई एसेट थोड़ी ना हुआ, वहां पे तो प्रिंट किया हुआ पेज एसेट बन के जा रहा है। लेकिन क्या है कि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का जो नाम लिखा हुआ है, उसके मेलिंग लिस्ट जो लिखा हुआ, उसका जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो क्या है, इंटेंजिबल है। तो इसलिए हम लोग ओनली 3 के साथ जाएंगे और आसानी से 2 नंबर पाएंगे। क्या है आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब जो भी है इसको देखना है। इसमें फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द एबव क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस और पॉपुलेशन एरिया को छोड़ के इसमें से क्या क्या उठाया है, वो क्या कहते हैं, अपना जो 15th फाइनेंस कमीशन है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए क्या क्या किस चीज को कंसीडर किया है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 3 चीज को लिया है, किसको किसको लिया है हमें भी नहीं पता है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम स्किप करते हैं, कर देंगे, क्योंकि उतना पता नहीं होता, याद नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा ही इसके पीछे वगैरह जो भी उस समय का जो सब था, डॉक्यूमेंट सब, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ के होंगे तो वो उनसे बन सकता है। आगे हम लोग कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये क्या है, अफोर्डेबल, कंसीडर फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑन हाउ मेनी ऑफ द एबव यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या है, on how many of the above does UNOPS इनोवेशन, क्या है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, S3I, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, S3I सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, हेल्थ केयर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी देंगे, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेनेबल में सस्टेनेबल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मैसेज इसमें नहीं होगा, क्योंकि सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल मतलब कुछ तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो ये ओनली 3 के साथ हम लोग जाएंगे, ये भी थोड़ा इजी ही है, तो इसमें भी 2 नंबर आसानी से मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि 31 नंबर, इन द इन एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, बात पूछ रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सिंपल बात है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो ये तो पॉलिटी बहुत ही आसान। आगे क्या वो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया और प्रिजन इज मैनेज बाय स्टेट है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसानी से हो भी सकता है। इन इंडिया प्रिजन इज मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन, बिल्कुल सही बात है। ये हम बिहार से हैं, बिहार से होने के नाते ये बात हमें क्यों नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे ही कोई क्या है 50 साल से जेल में है, 30 साल से 20 साल से जेल में है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, गवर्नमेंट से बातचीत करता है
क्या कहता है कि भाई साहब कुछ ऐसा रूल बनाओ जिसके कारण क्या होगा कि हमारा थोड़ा बेल वगैरह हो जाए और हम जेल से बाहर आ जाए। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक लॉ बना देती है। इस तरह से अभी तो हुआ था, नीतीश कुमार जो अपने ये है सीएम है, वो कुछ किए थे, और एक जो पॉलिटिकल लीडर था जो एक मर्डर केस में बहुत दिन से अंदर था, तो वो आसानी से बाहर आ गया था। तो ये स्टेट प्रिजन इज मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न्ड बाय Prison Act of 1894, which is expressly kept are under the subject of prisons in control of provincial government। तो 1894 में कोई एक्ट आया होगा, वो क्या किया होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दिया होगा कि आप क्या करें, प्रिजन को मैनेज करें। तो ये दोनों एकदम बिल्कुल को रिलेटेड, को इंटरडिपेंडेंट हैं। इसमें बिकॉज लगाने का कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज लगाने से भी ये होगा, लेकिन उतना लगाने का जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट है मतलब क्या है, ए एंड बी, वो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये हम कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें तो 2 नंबर आसानी से मिलेगा। आगे 2 नंबर लेने, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सप्लिसिटली मैनेजर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे कंफ्यूज हो, लेकिन अगर हम कंफ्यूज नहीं हो, अपने दिमाग को थोड़ा काम एंड कूल रखे और दोनों को थोड़ा मिलाए वगैरह और थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले, तो यहाँ पे 2 नंबर मिल सकता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चीफ पर्पस क्या है। तो ये तो क्वेश्चन हर साल पूछता है यूपीएससी। इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का पावर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पावर है, उसको डिफाइन करता है, उसको लिमिट करता है। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। ये नहीं है इनेबल्स द क्रिएशन, मतलब क्या है कि ये सब हो सकता है, इसमें से भी कोई हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि गो विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट, नॉट गो विथ राइट आंसर। गो विथ क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर। तो अप्रोप्रिएट क्या होगा, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट अपने को यही दिखता है, तो दैट इज 33 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 2 नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लगातार यूपीएससी पिछले कई वर्षों में पूछते आ रहा है। आगे क्या पूछता है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब कि जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स का, उसको पलटने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू, पहले तो ये हम लोग ये स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके साथ जाएंगे, उसी को करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखने का कोशिश करें तो जब नेहरू जी थे उसी समय क्या हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। और उस समय क्या हुआ था कि जो जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर पे अपना ये की थी, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो लैंड रिफॉर्म वाला मामला था उसमें जो लेके आई थी, तो उसी को पलटने के लिए क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट, जो लैंड रिफॉर्म के समय जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह का मामला था, तो उसी समय ये फर्स्ट अमेंडमेंट आया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ही करेक्ट था। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी होता है, और ये जो दोनों ऑप्शन है इसमें ज्यादा वेग है। तो इसके वेगनेस को लेके जो यूपीएससी है इस क्वेश्चन को क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है। ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है, अपने को ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मानने का देखने का कोशिश करें तो वो ऑप्शन ए ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 35। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज इन इंडिया अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है, बॉडी कौन सा है? द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, लॉ कमीशन, ये किसी न किसी लॉ वगैरह से बनाया गया, और ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। आगे क्या है 36। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब क्या है कि इलेक्शन हुआ किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि ये नल कर दिया कि कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे क्या हुआ था, करप्शन वगैरह हुआ था, वोट उठ का कुछ इधर उधर हुआ था, तो इस इलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रद्द करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है,
इंडिया ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम और हर, मतलब कि उसके द्वारा जो भी काम किया गया होगा उनके द्वारा, वो क्या है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, इलेक्शन हुआ उसके बाद केस हुआ, केस चलेगा 2 साल, 2 साल के बीच में जितना भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम किए हैं वो क्या होगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, क्या बोल रहे, और फिर बिफोर डेट ऑफ द डिसीजन बिकम इनवैलिड, मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट का 2 साल बाद डिसीजन आता है कि ये जो चुनाव था उसको हम लोग रद्द करते हैं, खत्म करते हैं, या फिर उस चुनाव को हम लोग नल डिक्लेयर करते हैं, या फिर उसके जगह फिर से हम लोग चुनाव करवाएंगे, तो 2 साल में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम किए हैं उसको क्या हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इनवैलिड कर देंगे, तो ये यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड कर देंगे, दैट इज ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत है, गलत ही नहीं बहुत ज्यादा गलत है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व एंड इलेक्शंस आर इट टू बी टेक प्लेस, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका इलेक्शन होने वाला है, लेकिन हम लोग क्या कर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम उस इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे या रोक देंगे, क्यों रोक देंगे, क्योंकि बिहार में या यूपी में या फिर कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होने वाला है। अरे भाई ये जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है, पूरे इंडिया के हेड हैं और इनके हेड ऑफ द स्टेट है और इनके इलेक्शन को रोक देंगे, क्यों, क्योंकि किसी स्टेट का इलेक्शन नहीं होके रखा है, होने वाला है, तो ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब, तो इसलिए इसको भी हम लोग गलत करेंगे। व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन prescribes time limit within which he or she has to declare her his assent, मतलब क्या है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 घंटे में साइन करेंगे या फिर 2 दिन में करेंगे या फिर 2 ईयर में करेंगे या फिर 2 वीक में करेंगे, 2 मंथ में करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतना कुछ लिखा तो नहीं है, और इस चीज को तो वो प्रेस्क्राइब नहीं करता है या फिर इस चीज को तो वो डिस्क्राइब नहीं करता है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी गलत करेंगे, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, नन, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। यूपीएससी वालों इस तरह से इतना गलत स्टेटमेंट मत डाला करो, ठीक है। विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल, अब यहाँ क्या बात आता है, फाइनेंस बिल का बात आता है, मनी बिल का बात आता है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर फॉलोइंग, मतलब ये इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इसको बोल रहा है, देखने को ये क्या बोल रहा है कि व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, मतलब कि जब राज्यसभा को वो फाइनेंस बिल भेजेगा, हाँ हेलो, तो ये विद ये फाइनेंस बिल और मनी बिल का बात आ रहा है, तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कंसीडर फॉलोइंग व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, मतलब लोकसभा क्या करेगा, फाइनेंस बिल को राज्यसभा को भेजेगा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, तो वो अमेंड कर सकता है, कैन अमेंड और कैन रिजेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आगे क्या है हम लोग देखते हैं कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, ये सही है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो सिटिंग फॉर मनी बिल बट ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी इन फाइनेंस बिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ओनली दो स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है और एक गलत है। आगे क्या देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व, मतलब ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, उसमें द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट बिकम्स गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, सही है। हंटिंग इज नॉट अलाउड, हंटिंग नहीं अलाउ होगा क्योंकि वो कम्युनिटी रिजर्व हो गया, कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पीपल ऑफ सच एरिया, कम्युनिटी रिजर्व मतलब कि किसी भी स्पीसीज वगैरह के लिए रिजर्व किया गया। द पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसमें से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नहीं ये नहीं अलाउड होगा, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग 39 नंबर देखते हैं। 39 क्या बोलता है कि विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया, कंसीडर द शेड्यूल्ड एरिया जो होता है
शेड्यूल्ड एरिया जो है उसके बारे में बात हो रहा है, वो कि विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनता आता है। दूसरा बोल रहा है द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया एज डिस्ट्रिक्ट, ये तो प्रेसिडेंट के परमिशन से होता है, वो प्रेसिडेंट ही उसको घोषित करते हैं नोटिफाई, तो वो ये सही है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब कि जो शेड्यूल्ड एरिया होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, उसका लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है, और लोएस्ट मतलब क्या लोएस्ट बोला गया है विलेज या ब्लॉक, विलेज गांव, विलेज पंचायत या फिर ब्लॉक को बोला गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का बात तो होता है, एनुअल रिपोर्ट तो जाता है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं देता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री को नहीं देता है, गवर्नर क्या करता है, सेंड करेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर साहब क्या करेंगे, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय राष्ट्रपति साहब को सौंपेंगे। तो दिस इज द करेक्ट, इनकरेक्ट, तो इस तरह से हम लोग ओनली टू दैट इज बी के साथ जा सकते हैं। 39 हो गया। 14 number, consider the following statement, the Supreme Court of India has held in some judgment, मतलब क्या बोल रहा है, some judgment that the reservation policies made under 16(4) of Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration। मतलब कि आर्टिकल 16(4) के अंदर जितना भी हम लोग रिजर्वेशन वगैरह दिए हैं उसको लिमिट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, क्यों, आर्टिकल 335 के मेंटेनेंस के लिए, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो जॉब वगैरह के बाद जो रिजर्वेशन होता है डिपार्टमेंटल वगैरह, वो सब का बात कर रहा है कि अगर इतना ज्यादा रिजर्वेशन देंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो रन करवाना है अपने को, वहां पे क्या होगा कि इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगा, कि कम योग्य लोग ज्यादा ऊपर पोस्ट पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चलेगा, तो जो हमारा मेन मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सही वगैरह लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब सही ही लग रहा है। आगे क्या देखते हैं, आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, ये आर्टिकल 335 डिफाइन करेगा। मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब। 2 इज इनकरेक्ट, बढ़िया से 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट एंड वी विल गेट +2 मार्क्स। आगे हम लोग देखते हैं 41। 41 क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्यकटका विच फ्लरिश्ड वाज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ महासंघिकाज लोकेटेड। ये कहाँ है, ये आंध्रा में है। ये हमको कहाँ से पता चला, आंसर से पता चला, एग्जाम के टाइम नहीं पता था। तो प्लीज स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके लिए हम लोग एक नया चीज लेके आए हैं, दैट इज स्किप करो। With reference to ancient India, consider the following statement: the concept of Buddha is Buddhist in origin. कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा, स्तूपा क्या है कि पहले से नहीं था, बुद्धिस्ट के बाद ही वो आया है, बुद्धिस्ट के ओरिजिन में देखा गया है। स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स एंड स्तूपा वाज वैल्यूटिव। तो इसका भी बी होगा, ये भी हम लोग हम क्या करने वाले थे, स्किप करने वाले थे, अपने को आता जाता नहीं है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, कोरकई, पालमपुर एंड मुचिरी, ये सब क्या है, ये पोर्ट है, कैसे पता चला, ये PYQ के अंदर ये सब देखने को मिला था, यहाँ से अपने को +2 होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ बित्ता की, जो भी है ये क्या है कि अ किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड, मतलब कि जो वो हार जाता है तो कुछ रिचुअल सुसाइड वगैरह देता है, दिस तो अपने को उस समय नहीं पता था। 0 स्किप, अटेम्प्ट -0.66 जाओगे नेगेटिव में, तो प्लीज स्किप दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। उसको कंसीडर फॉलोइंग डायनेस्टी, ये कुछ डायनेस्टी है, उसमें क्या बोलते हैं, हम डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी AD, मतलब अर्ली जो 8th सेंचुरी AD था, 8th सेंचुरी AD था, उसके अंदर इसमें से कौन कौन सा डायनेस्टी बन चुका था, अपने को नहीं पता है भैया कौन बना कौन नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी स्किप ही करेंगे। नेगेटिव से तो अच्छा है कि स्किप कर दे, तो इसमें कोई भी नहीं, इसका नन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इसमें क्या पूछ रहा है कि ये लिटरेरी वर्क दिया है और इधर ऑथर दिया है, कौन सा वर्क किसका है, तो इसमें से दो कोई तो सही है, अपने को नहीं पता है कौन सा है। आगे देखते हैं, सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बट ऑल्सो द रॉक्स। मतलब कि सोल आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब कि आत्मा प्लांट और एनिमल का ही सिर्फ आत्मा नहीं है, अपने हर एक पत्थर वगैरह का भी, रनिंग वाटर का भी आत्मा है। मेनी ऑफ द अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक ऑन द लिविंग बट दे आर रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये जो फिलॉसफी है, द कोर बिलीफ, ये किस किस धर्म का, किस का कोर बिलीफ है, तो ये जैनिज्म का बिलीफ है। तो ये ज्यादा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, जैनिज्म के बारे में थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ये हम लोग से हो जाएगा। पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का कौन सा रूलर है जो क्या किया था, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनाया था, क्रिएटेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनल कम एक्वेंटेड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर ऑफ कैपिटल सिटी। ये कौन है, तो ये कौन है भाई साहब, 48 का, अब नहीं पता था उस समय, हमने को नहीं पता था। तो ये है देव राज्य फर्स्ट, मतलब एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न और ये सब से मिला के हिस्ट्री के लगभग, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर में 10 से 15 क्वेश्चन रहता है। तो ठीक है, अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑन द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर दीव टू पोर्तुगीज। जो दीव था वो पोर्तुगीज को क्या था, बहादुर शाह दिए थे, ये बहुत बहुत ज्यादा बहादुर थे, तो यही दिए थे। आगे ये इजी क्वेश्चन है कि व्हाट जो है ये जी बंगाल गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का उसको पावर मिल गया था। कब हुआ था ये अच्छा कार्य, तो ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें अपने को 2 नंबर ले लेना है, जो नहीं आ रहा है। हेलो 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 फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चन 2023 का देख चुके थे। अभी देखेंगे 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या समझते हैं कि प्रीलिम्स में आप सक्सेस पाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल, तो उसके लिए अपने को लाना होगा 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स के लिए हमें क्या, हमें ये जो एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है। कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 75 मार्क्स लाने के लिए लगभग अपने को 40 या फिर 37 क्वेश्चन कुछ करना होगा, फिर अपना 75 मार्क्स बन जाएगा। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हमको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम लोग क्या कर जाते हैं कि बहुत सारा उसमें नेगेटिव हो जाता है, गलत हो जाता है, और गलत के लिए हमें नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्क्स मिलने के कारण हमारा वही 2 नंबर से, 10 नंबर से, 15 नंबर से या फिर 5 नंबर से प्रीलिम्स छूट जाता है। तो इसके लिए गलत ना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्किप करने का प्रैक्टिस करना होगा, कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको स्किप करेंगे और मूव ऑन करेंगे। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्किप नहीं करते हैं और मूव ऑन नहीं करते हैं उससे, उसको लेके बैठे रहते हैं, तो जिसके कारण परेशानी होता है। तो सेम बात वही प्रीलिम्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मूव ऑन करना सीखेंगे, किस तरह से हम स्किप करें क्वेश्चन को और स्किप करके मूव ऑन कर जाए। तो जैसे ही हम स्किप करेंगे, मूव ऑन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, स्किप प्लस मूव ऑन इज इक्वल टू सक्सेस इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये अपने को करना है। अगला 51 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछ रहा है कि जननी सुरक्षा योजना क्या है। सिंपल है, क्या पूछ रहा है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं जननी को ही सुरक्षा दे रहा होगा, जन्म होने वाले बच्चों वगैरह को। तो इसमें इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल नियोनेटल एंड मोर्टालिटी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब पुअर जो वुमेन है उसको, तो ये हम सही मान सकते हैं। आगे, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी सही। आगे क्या है कि ये पहला जो है कि जननी सुरक्षा योजना किसी स्टेट का नहीं है, सेंटर का है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इट्स ऑब्जेक्टिव, चौथा ऑप्शन ये है, इट्स ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर। 1 ईयर तो ये जरूरी नहीं है 1, तो ये जैसे ही हम लोग 1 2 3 4
ये सब देखेंगे तो वो गलत ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके लिए बी के साथ हम गए, और बी के साथ जाने से हमको क्या पड़ता है कि टू इज द करेक्ट आंसर। तो अपने को जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तीन चार चीजों पे ध्यान रखना है। पहला तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप आपके नॉलेज में है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट, अगर हम माने नॉलेज के हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है तब हम उस क्वेश्चन को करेंगे, या फिर कोई लॉजिकल गेस, या फिर लॉजिकल गेस कर पा रहे हैं तभी उसको कुछ करेंगे, या फिर इसको क्या करेंगे, चौथा स्टेप स्किप कर देंगे। तो ये चार चीजों को ध्यान रखने का जरूरत है। तो इस इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारा जो सही होने का रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इंस्टीड ऑफ की निगेटिव जाए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस ऑफ बीइंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी के लिए क्या क्या इंटरवेंशन किया गया है वो पूछ रहा है। इसके अंदर क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स प्रोफाइटिक कैल्शियम प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। सही तो लग रहा है कि ये क्या देगा, कैल्शियम देगा किसको, बच्चे को, एडोलसेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक ड्यूरिंग टू चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। ठीक है, डिओवार्मिंग डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन। ठीक है, इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया एंडेमिक पॉकेट्स विद द स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, आई क्या है, हीमोग्लोफेटिक एंड फ्लोरोसिस। तो ये सब के सब चार के चार स्टेटमेंट इसमें क्या लग रहा है कि सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तीन तो सही है। ईट रन अ कैंपेन फॉर डिलेड, मतलब ये कैंपेन रन करके हम लोग एनीमिया मुक्त भारत बना रहे हैं। ईट प्रोवाइड फॉर पीरियडिक चिल्ड्रन चिल्ड्रन को दे रहे हैं, सही बात है इसमें। लेकिन ये जो है तो इसमें हम ऑल फोर कर दे क्या, तो इसमें एक क्लू छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, ईट प्रोवाइड फाइटोप्लैटिक कैल्शियम, जैसे ही एक कैल्शियम। तो अगर हम एग्जामिनर के माइंडसेट को देखने का कोशिश करें तो ये आयरन को कैल्शियम करने में इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आयरन को कैल्शियम कर सकता है। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आयरन दिया जाता है तभी जाके एनीमिया मुक्त भारत बनेगा। तो इसके लिए तीन स्टेटमेंट सही है। तो आगे से भी ध्यान रखना है कि 2024 में कहीं कैल्शियम को आयरन, आयरन को कैल्शियम ना कर दे। तो इन सब बातों को अगर हम छोटा छोटा ध्यान में रखें तो अपना क्या है कि करेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ क्या करते कि ये अगर सिंपली पढ़ के चले पढ़ जाते और ऑल फोर कर देते तो अपना गलत भी हो सकता था। तो इसके लिए इन सब छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखना होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल का कुछ भी पार्ट, गेट, स्टीयरिंग व्हील्स, कुछ भी बनता है उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन फाइबर का यूज होता है। सही बात है, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट रिसाइकल, मतलब कि अगर कार्बन फाइबर एक बार यूज हो जाता है तो उसको हम लोग कभी रिसाइकल नहीं कर पाते हैं क्या। तो ये बिल्कुल क्या आप बात कर रहे हो भाई, रिसाइकल क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द कार्बन फाइबर रिसाइकल नहीं होता होगा, लेकिन कोई एक तो होगा कार्बन फाइबर जो रिसाइकल होता होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम क्या कर दिया कि कैन नॉट रिसाइकल, किसी भी को जो यूज में आ गया वो रिसाइकल नहीं होगा। तो ये गलत है। सिंपली हम लोग 1 करेंगे प्लस 2 मार्क्स, यहाँ से हम लोग को 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आगे क्या देखते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन। ये सब एक्शन को कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद क्या पूछ रहा है, एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है। तो एक्सेलेरोमीटर क्या है हमें नहीं पता है, जनरली बता रहे, हो सकता है 90% 99% स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको एक्सेलेरोमीटर क्या होता है वो नहीं पता होगा उस टाइम, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या, इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ लॉजिकल गेस वगैरह लगाना होगा। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर, मतलब कि क्या होगा, कार का क्रैश हुआ और कार का क्रैश होते ही वो क्या होता है, एयरबैग खुल जाता है। ठीक है, एयरबैग, जो एयरबैग है वो खुल गया। दूसरा क्या बोलता है, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट एंड फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड ग्राउंड, लैपटॉप नीचे गिरा और लैपटॉप क्या हो गया, इमीडिएटली ऑफ हो गया। ठीक है, इमीडिएटली ऑफ हो गया। और यहाँ पे क्या, डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे ही हम लोग
इसको मोबाइल को घुमाते हैं, चौड़ा करते हैं, चौकोर करते हैं, तो वो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या देखने को मिलता है, तो ये हम अगर तीनों स्टेटमेंट को पढ़े तो तीनों स्टेटमेंट में हमें क्या देखने को, सेम एक्शन क्या हो रहा है, सेम एक्शन हो रहा है, सेम एक्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ तो सेम ही हो रहा है, मतलब कि या तो सब सही होगा या फिर कोई सही नहीं होगा। तो इसमें इस तरह से हम लोग ऑल थ्री करेक्ट करेंगे और अपने को +2 मार्क्स मिलेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग लॉजिकल गेस कर सकते हैं, एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, लॉजिक लगा के भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो यही अपने अपना जो ये है, जो भी है उसका एक ही एजेंडा है कि स्किप करो, मूव ऑन करो और प्रीलिम्स को पास करो। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्किप करते हैं और मूव ऑन करते हैं तो निगेटिव होने की जो दर है वो बहुत कम जाती है। जैसे द रेट ऑफ बीइंग नेगेटिव और रॉन्ग इज रिड्यूस्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्किप करना होगा और मूव ऑन करना होगा। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, मतलब कि विद रेफरेंस टू बायोफिल्टर के बारे में नहीं पता है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर क्या है उसके बारे में अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्किप करेंगे। इसमें स्किप करने से पहले क्या है, 3 स्टेप होता है। स्किप करने से पहले क्या करेंगे, नॉलेज चेक करेंगे, तो नॉलेज तो नो बोल दिया कि नहीं है नॉलेज। उसके बाद नॉलेज चेक कर लिए, नॉलेज नहीं बोल दिया नहीं है, लॉजिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाएंगे और थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। तो अब कॉन्सेप्ट और लॉजिक का टाइम है, तो क्या ऑप्शन को पढ़ेंगे, बायो फर्टिलाइजर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। ठीक है, बायो फिल्टर क्या करता है, प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। बायो बायोफिल्टर्स बायोफिल्टर्स क्या करता है कि कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अमोनिया को क्या करता है, नाइट्रेट में बदलता है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन वाटर। बायोफिल्टर्स क्या करेगा कि फॉस्फोरस को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे जो इंक्रीज है, बायोफिल्टर फिल्टर मतलब कुछ तो यहाँ पे फिल्टर का बात हो रहा है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, बेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश। तो ये कुछ तो फिल्टर यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी कन्वर्ट अमोनिया को नाइट्रेट में बदल रहा है, तो कुछ तो फिल्टर हो रहा है। लेकिन ये इंक्रीज कैसे करेगा, वो इंक्रीज तो नहीं कर सकता है। तो इस तरह से तीसरा को गलत करेंगे तो अपना बी इज द करेक्ट आंसर। तो हो सकता है कि जो आपको नहीं आता हो वो स्किप करे, और स्किप करने से पहले हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा लॉजिकल गेस या फिर लॉजिक लगा के देख लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। तो आगे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें जो पेयर्स है उसको कंसीडर करना है। क्या बोल रहा है, सिफेड्स और नेबुला और पल्सर। ठीक है, तो ये नेबुला क्या होता है, जाइंट्स क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस पार्टिकल। ये नेबुला जो है ये होता है, ठीक है। एसेफल ये होता है, ठीक है। और ये पल्सर ये जो है कि न्यूट्रॉन स्टार दैट मूव्स टू फॉर्म मैसिव स्टार रन ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। तो ये सही है, ये दोनों क्या है, गलत है, करेक्टली मैच नहीं है, तो ओनली वन इज। तो ये ज्योग्राफी का बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन। 57 नंबर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो अगर हम देखने का कोशिश करें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किसका है, तो जापान का है। जापान हाईली टेक और हाईली एडवांस कंट्री है, तो जापान ही करते। अगर नहीं भी आता तो भी जापान करके ही आते, तो ये सही होता। बेसाल्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एंड सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट द फाइट्स, व्हाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट प्रोपेल्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट। ये गलत है, ये भी गलत है, तो इस तरह से इसका आंसर डी आता है। और आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, 59 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, KCLX, मतलब कि नॉलेज लगाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर लॉजिक लगाएंगे, या फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर नहीं कुछ भी लगता है तो स्किप कर देंगे। तो दिस इज द आवर पूरा मतलब कि जो ये है प्लान है कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैक करना है। तो उसके लिए जो अटैकिंग प्लान है वो ये है। तो ये 59 नंबर क्या कहता है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। गोल्ड का माइनिंग का जो एक्टिविटी है वो क्या है कि मर्क्यूरी पॉल्यूशन का
कारण बन सकता है वर्ल्ड में। ठीक है, हो सकता है कि निकलता भी होगा। आगे क्या बोलता है, कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन। हाँ भाई, निकल भी सकता है वहां से। देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सप्लोजर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कितना एक्सप्लोजर हो रहा है उसका कोई सेफ लेवल नहीं है। तो इस तरह से अगर इंस्टीट्यूट सबका माने तो वो उसका आंसर ये आ रहा है, ऑल थ्री। लेकिन ऑल थ्री नहीं, विजन ये जो यूपीएससी है वो सिर्फ और सिर्फ टू, यानी ओनली टू के साथ गया है। पता नहीं वो किसको ड्रॉप किया है, ये हम नहीं बता पाएंगे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विद द रेफरेंस ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब कि क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन का बात हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। मतलब कि कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल, डायरेक्टली फ्यूल के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। सही है। can be blended with natural gas and used as a fuel for heat और power generation। heat और power generation के लिए हम इसको क्या करेंगे, नेचुरल गैस के साथ मिला के ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये सही बात है। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। ठीक है, तो ये मतलब कि एक एक बात आपको हो सकता है पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कैन भी लिखा हो सकता है, कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। मतलब कि हाँ, किसी भी केस में, किसी भी एक सिनेरियो में हम वो काम कर सकते हैं, उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, एज इसको यूज कर सकते हैं कभी न कभी। एक्सेप्शनल या फिर किसी भी रेयर केस में हो ही सकता है। तो कैन भी, कैन जो हाँ भी आ गया, कैन बी, कैन, तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट को काफी जनरल बना देता है। जनरल बनाने के कारण वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 62। तो ये 62 एकदम 60 एकदम इजी क्वेश्चन था, 16 नंबर, तो ये हम लोग कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब क्या बोल रहा है, यूक्रेन से बॉर्डर किसका किसका लगता है, तो लगता है हंगरी का और रोमानिया का, क्योंकि यूक्रेन अभी न्यूज में था, चर्चा में था, लगातार युद्ध वगैरह हो रहा था, तो वहां से सिंपल क्वेश्चन पूछा कि किसका किसका बॉर्डर लगता है, तो ओनली टू, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या है, विद द अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द रिसीव्ड एट द पोल्स। क्या है कि जो इक्वेटर है वहां पे जो हीट आ रहा है और जो पोल है उसमें जो हीट आ रहा है, यहाँ पे 10 गुना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 10 गुना कम आ रहा है। ठीक है, 1 गुना यहाँ आ रहा है तो वहां 10 गुना आ रहा है। ऐसा वैसा क्वेश्चन का बोलने का मतलब है। ठीक है, इन्फ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। मतलब जो उधर से आ रहा है हीट, तो उसके बीच में जो इंफ्रारेड रेज है वो क्या है, 2/3 ऑफ इंसुलेशन को टैकल करता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर्स दैट इज कंसंट्रेटेड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो इंफ्रारेड रेज है जो उधर से आ रहा है वो क्या है, वाटर वेपर जो इधर अपने एटमॉस्फेयर में है वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है और कम भेजता है, लार्जली उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बोल ये रहा है कि इंफ्रारेड वेव आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। इन्फ्रारेड वेव जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत है पक्का से। बात बचा 3, ये 3 में ये क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स। हो सकता है 8 टाइम होगा, 9 टाइम होगा, 11 टाइम होगा, 10 देखे गलत करेंगे। इन्फ्रारेड रेज वो आज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3, हो सकता है 1/3, 4/3, नो थर्ड, ये भी तो, ये तो इसके हिसाब से अगर एलिमिनेट वगैरह करे तो सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अपना टेक्निक वर्क भी करता है, और टेक्निक वर्क करता है अपने को 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे अपना 63 नंबर क्वेश्चन। द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फॉरेस्ट, क्या है, रेन है, वहां पे क्या है, रेन है। रेन के कारण क्या होगा, रन ऑफ होगा, रन ऑफ होगा, रन ऑफ के कारण क्या होगा, रन ऑफ होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वहां का न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, भाग जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लेस हो जाएगा, लेस न्यूट्रिएंट्स होगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है कि नॉट रिच देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट इज
वन इज इनकरेक्ट। और जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट गलत मिलता है, दूसरा खुद सही होता है। इसमें क्या बोलता है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द टॉप सॉइल रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। क्या होगा कि टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा, और मॉइस्चर भी होगा, नमी भी होगा, तो उसको क्या है कि जो डिकम्पोजिशन होगा वो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन वहां पे फास्ट देखने को मिलेगा। तो बस ये बोल रहा है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग बिना पढ़े भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ के करेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है कि वन इज इनकरेक्ट दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे +2 मार्क्स बहुत ही आसानी से इजिली मिल जाता है। कोई बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट है कि वो करना है। द टेम्परेचर constant between continents and ocean is greater during summer than winter। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड, ये बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट अपना सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से यहाँ भी डी आंसर बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हम लोग कर पाते हैं। 65 क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये अर्थक्वेक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो अर्थक्वेक क्या होता है कि एक सेकंड। तो अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक को हम लोग किस पे नापते हैं, तो अर्थक्वेक को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है कि अर्थक्वेक को नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सिस्मोग्राफ में अर्थक्वेक का 2 वेव होता है, पी वेव, एस वेव। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन सिस्मोग्राफ पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस। तो पी वेव क्या है, प्राइमरी वेव है, और ये अर्लियर मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि ये रिकॉर्ड होता है, ये सही बात है। आगे क्या बोल रहा है, पी वेव द इन पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट्स एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव जाएगा उसी डायरेक्शन में वो क्या होगा, पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, ठीक है। एंड इस वेव पार्टिकल वाइब्रेट्स अप्स एंड डाउन, ये अप्स एंड डाउन वाइब्रेशन होता है डाउन एट द राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपगेशन। ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था उधर से। तो अगला ये अपना 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछता है, विद द रेफरेंस ऑफ कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। मतलब कि कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, नहीं है, अपने को क्या पता है, क्यों पूछ रहे हो ऐसा क्वेश्चन हमसे, यूपीएससी क्या चाहते हो, मतलब क्यों पूछ रहे हो, हम अभी ये क्या करें, कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट वगैरह पढ़े। इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई सी वाटर का यूज नहीं करता होगा, अगर कोई करता होगा तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है यूपीएससी का। दूसरा क्या बोलता है, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि कोई तो होगा जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में होगा सेटअप, तब यूपीएससी बताओ, तुम बोल रहे हो तुम क्या कर लोगे उसका। अब आगे पूछता है, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। हो सकता है कि कोई तो अडानी अंबानी के द्वारा प्राइवेटली ओन्ड किया जाता होगा, इट इज वेरी लॉजिकल। तो हो सकता है कि कोई तो होगा जो वाटर स्टेट में हो, स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में लगा होगा, कोई तो होगा जो सी वाटर का यूज करता होगा, कोई तो होगा जो प्राइवेटली ओन्ड होगा। तो वहां पे ये दिस पूछ रहा है क्या, which how many of the above statement are correct? So all correct, two correct, one correct, no correct, none correct। मतलब कि कोई करेक्ट नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम यूपीएससी कि ले ले बेटा 2 नंबर ऐसे फेंक के देता है 2 नंबर, बस बटोरने का है। अब ये देखो, ये क्या है, बोलबाचिया मेथड। ये क्या है बोमबाचिया मेथड, हमको नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को सिंपली हम भी कर देंगे स्किप बेटा, तेरे को नहीं करने का है, क्योंकि पता ही नहीं कि ये बोमबाचिया मेथड जो समवेयर टॉक इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किसके संदर्भ में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, कन्वर्टिंग क्रॉप्स रेजिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल, क्या है, प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्रोड्यूसिंग बायो नहीं पता है। तो ये ऐसे इसका आंसर ये होगा
लेकिन ये जब इस तरह का क्वेश्चन लगे कि इसमें न लॉजिक लग सकता है, न लग सकता है कोई कुछ नहीं लग सकता है, न लॉजिकल गेस लगेगा, न कॉन्सेप्ट लगेगा, नॉलेज है इसके बारे में, तो अपने को क्या करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना, इसकी विल बी द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे 68 नंबर क्या बोलते हैं, कंसीडर फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिया गया है, उसको कंसीडर करना है। एबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड sequestration क्या पता क्या है, spreading finely ground or from farmland extensively, increasing an alkalinity of ocean water by adding lime। तो इंक्रीज करेंगे अगर ओशियन वाटर, तो ओशियन वाटर के अंदर लाइम, तो अल्कालिनिटी तो बढ़ेगा, सही बात है। कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग बाय वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग इट इनटू abundant subterranean mines from the carbonated water, ये भी सही बात है। तो लगता है कि ये तीनों का तीनों क्या है कि ये सही होगा, और इसका सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या है, एरियल एरियल मेटाजेनोमिक्स। अब कोई हो सकता है कि एरियल मेटाजेनोमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक लगा के क्या करेंगे, करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ avian species of habitat using airborne devices to collect blood sample। थोड़ा ये टफ हो जाएगा ना, एयरबोर्न डिवाइस जो कलेक्ट करेगा ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, तो उतना पॉसिबल थोड़ा आउट ऑफ एरिया का बात लग रहा है। तो सेंडिंग ड्रोन्स टू inaccessible area to collect plant and animal sample from land surface and water, ये भी नहीं होगा। आगे अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज एंड ऑफ फौना, साइमल्टेनियस स्टेम सेल, मतलब कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कब यूज किया जाता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच, तो इसका आंसर क्या होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टडिंग द इवोल्यूशनरी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, simultaneous stem cell to the transform the diverse functional tissues, promoting colonial propagation of ascending efficiency of drugs by conducting serial drug trials to a population। तो ये स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा होगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 71 में क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के संदर्भ में ये कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको देखें। इसमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट MSMED एक्ट जो था 2006 का, मीडियम इंटरप्राइजेस आर दोज विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे ना 15 और 25, ये झोल कर देता है यूपीएससी थोड़ा सा नंबर के मामले में झोल कर देगा, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ऑल बैंक्स लोन्स, क्या बोल रहा है, ऐसे भी देखा जाए तो ये थोड़ा उटपटांग सा स्टेटमेंट हो गया ना। बोल रहा है क्या कि MSME होगा, क्या है, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होगा, तो जरूरी थोड़ी है 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में हो, 2000 2000 50,000 लाख, तभी तो मीडियम कहलाएगा ना। ये तो बड़ा इंडस्ट्री हो गया 15 करोड़ 25 करोड़ वाला, तो वो हो गया। ऑल बैंक्स लोन टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आसानी से अपने को 2 नंबर मिल सकता है। 72 क्या बोलता है, विद द रेफरेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स यूजिंग डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। तो अपना डिजिटल करेंसी तो हो सकता है भाई, यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम का बिना यूज किए हम कर सकते हैं, पॉसिबल या पॉसिबल, यस yes sir, it is possible। A digital currency can be distributed with the condition program into it such as time frame of spending it। मतलब क्या बोल रहा है कि डिजिटल करेंसी जो है वो किस तरह, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कंडीशन के साथ। सही है, सही है, सही है, सही है।
सही है, मतलब सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू, जैसे ये बीटा वाला क्वेश्चन ये किसी को नहीं आ रहा होगा उस समय तो स्किप कर देगा, लेकिन अगर स्किप करने से पहले जो अपना एल आता है दैट इज लॉजिकल गेस, तो लॉजिकल गेस अगर लेने का कोशिश करें, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट, साइमल्टेनियस बाइंग और सेलिंग ऑफ द एसेट इज नॉट बीटा, इससे तो बीटा न्यूमेरिक वैल्यू है, इससे क्या मतलब है सेलिंग और बाइंग। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर to balance risk versus reward, the type of systematic risk and arises with their performance of hedging is not possible। तो ये numeric value that measures the fluctuations of stock change in the overall stock market, तो ये जो है ये थोड़ा appropriate बैठ रहा है, तो इसके लिए हम इसको करेक्ट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ये 74 नंबर, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्रोग्राम इज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक नहीं, स्टेट बैंक के द्वारा नहीं हुआ था। इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज टेक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर लोन दैट इंडिविजुअल टेक्स, बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पस यही है कि 10 लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे मिलके, ये पैसा जमा करके बैंक में एक खाता खोलेंगे और बैंक में क्या करेंगे, ये उसमें डिपॉजिट करेंगे मनी को, और बैंक इसके बिहाफ पे क्या करेगी, इनमें से सब लोग को क्या करेगी, लोन करेगी। लोन का जो वो होगा क्या कहते हैं, गारंटर बनेगा, गारंटर या फिर कोलेटरल के रूप में उसमें का जो सारा इंडिविजुअल है उसको रखा जाएगा, तो वो ऑल द मेंबर्स टेक रिस्पांसिबिलिटी, लोन का रिस्पांसिबिलिटी कौन लेता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे मेंबर। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल सपोर्ट करता है, बी इज द करेक्ट आंसर। वन ये गलत है क्योंकि स्टेट बैंक उसका शुरुआत नहीं किया था। आगे हम लोग देखते हैं 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद द लिमिटेड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर, बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा क्यूरेटिव केयर पे खर्चा करते हैं क्योंकि वी आर डेवलपिंग नेशन, अब अपने पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं है, उतने ज्यादा पैसे नहीं है कि हम लोग उस क्या करें कि प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर पे ज्यादा खर्चा करें। ऑल्दो हम लोग प्रिवेंटिव और प्रमोटिव पे करते हैं खर्चा, लेकिन वो लिमिटेड खर्चा होता है। तो दिस इज अ वेरी करेक्ट आंसर, ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो अलग से ही दिख रहा है। अंडर द इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच हेल्थ केयर डिलीवरी ऑफ द स्टेट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंडियन हेल्थ सर्विसेज, मतलब क्या है कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों, अब बात यहाँ आता है कि दोनों क्या है कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है या फिर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो पहले के अंदर क्या बात कर रहा है कि हेल्थ केयर का जो फैसिलिटी है इंडिया में, हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और दूसरे में बात हो रहा है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, दे आर द लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात कर रहे हैं। तो दे बोथ आर करेक्ट, बट स्टूडेंट 2 is not correct explanation of स्टूडेंट फर्स्ट, that is B is the correct answer। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बी क्यों होगा। 76 क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया एक्सट्रैक्ट क्वार्टर मोर मोर देन क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच अदर, ठीक है। ये कुछ डाटा का बात हो रहा है, तो इसको हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर सैनिटेशन नीड्स ऑलमोस्ट 18 आ गया, मतलब कि कहीं ना कहीं डिजिट आ गया, हम लोग इसको गलत कर देंगे, ये सही हो जाएगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। जहां भी 18% जरूर थोड़ी है, 20% होगा, 2% होगा, नहीं होगा, 0% होगा, दैट इज द डिफरेंट अप्रोच। ये क्या है, because the following statement, according to the constitution of India, the central government has duty to protect state from internal disturbances। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एक ड्यूटी है क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का स्टेट को फ्रॉम इंटरनल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अगला क्या बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग according to the Prevention of Terrorism Act 2000 confiscation of accused before the police cannot be used। ये जो cannot है ये can be used, मतलब कि जो ये है हर केस में नहीं होता है कि जो आप पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं that is not
एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट और उसको मान्यता नहीं दिया जाता। लेकिन इन द केस ऑफ टेररिज्म के एक्ट में क्या होता है कि ये होता है, तो ये गलत हो जाएगा 3 नंबर, ये दोनों सही हो जाएंगे। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। इसका 1 भी बात हो रहा था, इंस्टीट्यूट वगैरह सिर्फ इसको सही किए थे, लेकिन यूपीएससी शायद इसको भी रखा है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज। मतलब कोई ऐसा कंट्री है इसमें से जिसके अंदर फूड शॉर्टेज है, कई साल से उससे जूझ रहा है, अपने को पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको बोलो स्किप। स्किप बोलने से के बाद बोलो कि सोमालिया